हाय एवरीवन, दिस इज सुमित सोलंकी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हम आज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है व्हाट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं। हमारे बहुत से मेंबर्स हैं जो ये कंटिन्यूसली बोल रहे थे सर हम स्टॉक में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, लेकिन इसका एबीसीडी पता नहीं है, बहुत रिस्की होता है, लॉसेस बहुत होते हैं, जीरो हो जाता है। तो ये बहुत सारे इफ एंड बट्स हमारे मेंबर्स के माइंड में थे। तो इसीलिए मेरे माइंड में आया कि एक क्यों ना ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जिसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ऑप्शन को, जिसको एडवांस तक लेकर के जाएंगे, जहां आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, सब कुछ देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि क्या ऑप्शन स्टार्ट कैसे होता है, क्या होता है ऑप्शंस के अंदर, प्रीमियम्स क्या होती है, अंडरलाइन एसेट्स क्या होता है। सब कुछ हम आज इसके वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आज हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा कि ऑप्शंस एक्चुअली चीज़ क्या है। लेकिन कंसेप्ट वो क्लियर होगा दोस्तों आपको। अगर कंसेप्ट आपने इसको समझ लिया ना, तो ये आपके माइंड में छप जाएगा, आप कभी इस चीज़ को भूलोगे नहीं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू कमर्स हैं या फिर थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो इसमें से कोई भी एपिसोड को मिस मत कीजिएगा। मिस करेंगे तो शायद फिर थोड़ा सा आपको बीच में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन मार्केट के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत ट्रिकी कंसेप्ट है, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक चीज़ आप समझो, अगर आप डेरिवेटिव में काम करते हो, डेरिवेटिव का आपने नाम सुना है, डेरिवेटिव मार्केट जो होता है उसको एफएनओ मार्केट भी बोलते हैं। तो एफएनओ में अगर ट्रेड हो रहे हैं, मान लो 100% ट्रेड हो रहे हैं, तो 100% में से 80% जो ट्रेड होते हैं ना, वो ट्रेड होते हैं ऑप्शन मार्केट के अंदर। जब इतना बड़ा वॉल्यूम ऑप्शन मार्केट के अंदर है, तो इस कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, जब आप इस कंसेप्ट को पूरा समझ जाते हो, तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लेयर भी हो ना, तो अपने स्टॉक को ऑप्शंस के साथ किस तरह से हेज किया जा सकता है, वो भी आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय यहाँ ख़राब ना करते हुए हम सीधे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ कुछ स्लाइड्स तैयार की हुई हैं एग्जाम्पल के लिए, जिससे कि थोड़ा सा इजी मैं आपको बता पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे साइड से आपको एक एक चीज़ ईजिली समझाने के लिए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखिए आप, लेकिन यहाँ पर आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, कुछ कैरेक्टर मैंने लिए हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये जो बंदा है, इसका नाम है मोहन, जिसके पास अपनी कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पर ये प्याज या पटेटो किसी चीज़ की खेती करके अपने घर का परिवार का पेट पालता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ड्यू टू मौसम के चेंजेस के कारण, और जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, इसकी खेती इतनी अच्छी हो नहीं रही है। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार, ये मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस ज़मीन को बेच दिया जाए, और उससे जो पैसा आएगा उससे हम अपने जीवन को यापन करेंगे। तो इसने प्लान किया और मार्केट में रूमर निकाला कि यार, मैं ये ज़मीन बेच रहा हूँ, कोई कस्टमर हो तो बताओ। तो ये न्यूज़ मार्केट में फ्लैश होती है। तो यहाँ सेकंड कैरेक्टर की बात आती है। सेकंड कैरेक्टर जो है यहाँ है राजेश है। राजेश वो कैरेक्टर है जो होलसेलर डीलर है, जिसके पास ये किसान अपनी खेती का जो भी प्रोडक्ट था उसको यहाँ पर सेल करने पहले जाता था। इस राजेश बंदे को पता लगता है कि यार, किसान जो है इसकी ज़मीन को बेच रहा है, और कहीं ना कहीं इसके इंटरनल सोर्सेस से इसको यही पता लगता है कि किसान जो ज़मीन बेच रहा है उसके पास से कोई हाईवे का प्रोजेक्ट यहाँ से निकलने वाला है। तो राजेश के माइंड में कुछ एक आइडिया आता है कि क्यों ना यार, मैं इस ज़मीन को ख़रीद लूँ, और जब प्राइस डबल हो जाएंगी तो इस ज़मीन को मैं वापस सेल करके अच्छा बड़ा मुनाफा बनाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा इसके माइंड में, राजेश के माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहता है, यार ये जो न्यूज़ आई है, ये जो रूमर आया है, कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट ख़राब तो नहीं हो जाएगा, मैं लॉस में तो नहीं चले जाऊंगा। तो बहुत सारे इवन बट्स इसके माइंड में घूमते रहते हैं। तो इन सबको क्लियर करने के लिए 2-3 दिन का टाइम लेता है, और एक बहुत अच्छा प्रपोजल बनाता है, और उस प्रपोजल को लेकर के वो इस किसान के पास जाता है। तो प्रपोजल क्या था, हम लोग उसके बारे में यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं। प्रपोजल ये है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं लैंड जिसकी बात चल रही है, इस लैंड की जो वैल्यू है ना, वो है 5 लाख रुपए। तो राजेश इसके पास आता है, किसान के पास, और बोलता है यार, मैं तुम्हें आज की तारीख में 50,000 रुपये अपफ्रंट देता हूँ, नॉन रिफंडेबल, जिसमें अपनी डील अगर होती है तो मैं आपको पूरा पैसा दूंगा आफ्टर 3 मंथ, और नहीं होती है तो 50,000 जो है ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, आप मुझे वापस मत करना। तो डील क्या है, डील है 5 लाख की। यहाँ 5 लाख की ज़मीन का प्राइस है, 50,000 रुपये दे रहा है अपफ्रंट, और 3 महीने के अंदर ये ज़मीन को यहाँ पर परचेस करेगा। ये डील है। तो ये किसान को ये डील बड़ी अच्छी लगती है, सोचता है कि ठीक है, मेरे को 50,000 एडवांस में मिल रहा है, और 3 महीने बाद तो ये मेरी ज़मीन बिकी जाएगी, 5 लाख मुझे फिर से मिल जाएंगे।
और नहीं भी मिले तो 50,000 तो मेरा प्रॉफिट है ही है। सेकंड थिंग, 3 महीने के लिए ज़मीन भी मेरे पास है, तो मैं इसमें यहाँ पर खेती भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पर इस कंसेप्ट को बड़ा अच्छा लगता है किसान को, तो इस कंसेप्ट में ये एग्री हो जाता है और वो इस चीज़ को थ्रू आउट करता है कि ठीक है मैं एग्री हूँ इस चीज़ के लिए, ये इसके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो जो एक्चुअल डील हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ये है कि यहाँ पर इसने 50,000 अपफ्रंट दे दिए जो कि नॉन रिफंडेबल है, और 3 महीने के बाद इसको यहाँ पर ज़मीन को परचेस करना है। डील प्राइस जो है वो 5 लाख रुपए है। ये सब चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अभी अगले 3 महीने बाद अगर ये राजेश के पास ये आता है कि यार ये ज़मीन इसे नहीं लेना है, तो ये इस सौदे में मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर 50,000 जो दिए हैं ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, ये किसी ऑब्लिगेशन में यहाँ पर नहीं है। ऑब्लिगेशन में कौन है? ऑब्लिगेशन में हमारा ये बेचारा किसान है, जिसको यहाँ पर आगे जाकर के इस ज़मीन को 5 लाख में बेचना ही है। अगर इस ज़मीन की वैल्यू यहाँ पर 15 लाख हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, तो भी इसको इस ज़मीन को यहाँ पर 5 लाख में इसको 3 महीने के बाद बेचना पड़ेगा। तो ऑब्लिगेशन में कौन है यहाँ पर? ऑब्लिगेशन में ये हमारा किसान है। ये ऑब्लिगेशन शब्द थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इसकी समझ में आने वाली है। तो ये डील हो जाती है दोस्तों, और अगले 3 महीने बाद जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो इस डील का क्या हो सकता है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं 3 महीने बाद, या तो लैंड के प्राइस बढ़ जाएंगे, या लैंड के प्राइस जो हैं वो सेम रहने वाले हैं, या फिर लैंड के प्राइस जो है वो डिक्रीज होने वाले हैं। तो ये तीनों ही सिचुएशन यहाँ पर बनेंगी, इसके अलावा चौथी सिचुएशन तो यहाँ पर कुछ बनने नहीं वाली है। तो 3 महीने बाद अगर हम ये मान के चलते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो गए, यहाँ से हाईवे निकल गया है ज़मीन के पास से और लैंड के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो 5 लाख की ज़मीन जो है वो यहाँ पर 10 लाख की हो गई है। अगर ऐसा हो जाता है, 10 लाख की ज़मीन हो जाती है, तो राजेश ने, जो व्यापारी था, होलसेलर था, उसको यहाँ पर कितना बेनिफिट होने वाला है? उसने यहाँ पर 50,000 रुपये इसको अपफ्रंट दिए थे और 3 महीने बाद इस ज़मीन को लेकर के इसने इसको 10 लाख में बेच दिया। मतलब यहाँ पर इसने 10 लाख में इसको बेचा है, तो कितना बेनिफिट किया है इसने यहाँ पर 50,000 रुपये लगा करके सीधे सीधे 5 लाख रुपये अर्न किए। मतलब 800% का इसने यहाँ पर मुनाफा अर्न किया है सिर्फ 50,000 रुपये लगा करके। लेकिन इसे रिस्क क्या लिया था? कल को डील नहीं होती तो इसके 50,000 रुपये यहाँ पर रिस्क में रहते। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन समझते हैं, लैंड के प्राइस डिक्रीज हो गए। मान लो ये यहाँ पर जो न्यूज़ आई थी हाईवे वाली, ये न्यूज़ गलत निकली, तो यहाँ पर लैंड के प्राइस जो है यहाँ पर इसको कोई नहीं खरीदेगा, तो ये यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की हो जाती है। इस केस में जो राजेश है, होलसेलर है, वो इसमें अपने सौदे को लेने से मना कर सकता है। क्यों मना कर सकता है? क्योंकि 2.5 लाख रुपये वो यहाँ पर क्यों देने वाला है? उसने 50,000 रुपये दिए थे रिस्क के तौर पर, अब 2.5 लाख की ज़मीन लेकर के अपना नुकसान क्यों करेगा? तीसरी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। लैंड के प्राइस जो है वो सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, और ये न्यूज़ आई थी ये अभी भी स्टिल बनी हुई है मार्केट के अंदर, तो भी इस लैंड के प्राइस जो है वो आज भी यहाँ पर 5 लाख रुपए है। तो इस केस में भी जो राजेश है वो इस सौदे के लिए मना कर सकता है, क्योंकि आगे जा कर के इसी लैंड को वो इसी प्राइस में वापस से खरीद सकता है कि उसको इस टाइम पे ज़मीन लेने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो ये दोनों ही कंडीशन में वो यहाँ पर अपने सौदे को लेने से मना कर सकता है, क्योंकि वो किसी ऑब्लिगेशन में यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आए दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और कोशिश करूँगा आपको क्लियर करने के लिए। अभी हम अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो इस चीज़ से आपके दिमाग में क्या चीज़ें आ रही हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ पूरा कंसेप्ट आपको ने बताया है। यहाँ पर हम इसको ऑप्शन एग्रीमेंट के रूप में देखते हैं। ये जो चीज़ें हुई है ये ऑप्शन एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर मोहन जो है ये ऑप्शन सेलर्स के रूप में हमारे सामने आता है। इस पूरी डील को आप ठीक से समझोगे तो ऑप्शन सेलर जो है वो बन गया मोहन, और राजेश जो है वो यहाँ पर आ गया ऑप्शन बायर। और यहाँ पर जिस प्रीमियम की बात हुई थी 50,000 जो इसने एडवांस में पे किए थे, वो यहाँ पर बन जाती है अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट। ठीक है। सेकंड थिंग, ये जो ज़मीन है ये ज़मीन यहाँ पर हो जाती है अंडरलाइन असेट्स, जिसके ऊपर यहाँ पर बात चल रही है। ज़मीन यहाँ पर अंडरलाइन असेट्स है। मोहन यहाँ पर ऑप्शन सेलर हो गया, राजेश यहाँ पर ऑप्शन बायर हो गया, और 50,000 रुपये जो इसने दिए थे एडवांस में ये यहाँ पर प्रीमियम हो जाती है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ से इस तरह से क्लियर हो जाता है कि किस तरह से ऑप्शंस में चीज़ों को देखा जाता है। नाउ अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं दोस्तों। कुछ और फैक्ट्स हैं इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग को हटाते हैं, देन आगे स्विच करते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत सारे आ रहे होंगे, बहुत सारे इफ एंड बट्स की, यार ये सौदे की जो बात चल रही है ये क्या है। तो क्वेश्चन तो जो भी आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा वो ये आएगा कि यार जो ये राजेश है वो इस सौदे के अंदर यहाँ पर एंटर क्यों हुआ। तो राजेश इसलिए एंटर हुआ था, उसे यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट दिख रहा था। उसने यहाँ पर 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। 50,000 रुपये लगाने के बाद उसने अगर उसके हिसाब से डील हो जाती थी तो यहाँ पर वो सीधे सीधे 800% का प्रॉफिट करता था, करेक्ट। ये एक चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर एक और सिनेरियो अपन देखते हैं, मान लो अगर लैंड का प्राइस इंक्रीज नहीं होता, लैंड प्राइस विल नॉट इंक्रीज एंड स्टे फ्लैट, अगर वो फ्लैट भी रहता तो भी यहाँ पर राजेश को अपने पैसे का लॉस होना था, अगर प्राइस स्थिर रहती या फिर मूवमेंट इसमें नहीं होता तो। वहीं पे अगर मोहन जो है, मोहन इस ट्रेड के अंदर क्यों आया था, मोहन का जो कंसेप्ट था वो क्लियर था। उसे कोई इसमें किसी न्यूज़ के बारे में पता नहीं था, इसको सिर्फ ये था कि यार मुझे ज़मीन बेचनी है 5 लाख रुपए में और मेरे परिवार का मुझे पेट पालना है, दैट्स इट। इसके अलावा उसके दिमाग में कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन राजेश यहाँ पर जो था वो अपने अमाउंट को यहाँ पर बहुत अच्छे से परसेंट में बढ़ाने आया था। तो ये दोनों का यहाँ पर अपना लॉजिक था। अब इन दोनों में से स्मार्ट कौन है ये आप डिसाइड कीजिए, कौन ज़्यादा स्मार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, 800% कमाने वाला या फिर ये किसान। साथ ही साथ दोस्तों हम ऑप्शंस का जो एक डेफिनेशन होता है उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन का डेफिनेशन जो होता है दोस्तों, एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू फैसिलिटेट ए पोटेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन एन अंडरलाइंग सिक्योरिटी एट ए प्रेजेंट प्राइस referred to as a strike price prior to or on the expiration date। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया दोस्तों। मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की अपने साइड से इसको क्लियर करने के लिए, फिर भी कुछ ना हुआ हो क्लियर तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अपनी साइड से और कोशिश करूँगा आपको आंसर करने के लिए। और आगे अगले वीडियो में हम लोग इसका कंसेप्ट क्लियर समझेंगे, क्या होता है कॉल, क्या होता है पुट, किस तरह से ओरिजिन होता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।